स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम शरीर के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जो है तो छोटा पर बहुत ही अहम और कह सकते हैं जटिल है। कैवर्नस साइनस। हमें इससे जुड़ी कुछ जानकारी मिली है और एक तस्वीर भी है, तो सोचा इसकी मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये दिमाग के ठीक बीच में है, एक ऐसा जंक्शन पॉइंट जहाँ कई ज़रूरी नसें और एक बड़ी धमनी सब एक साथ गुजरती हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी से इसकी बनावट, इसके अंदर से क्या क्या गुजरता है और इससे जुड़ी एक खास परेशानी कैवर्नस साइनस सिंड्रोम, उसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें समझें। जी, बिल्कुल। ये सचमुच एक बहुत नाज़ुक और एक तरह से भीड़-भाड़ वाला इलाका है और इसीलिए यहाँ कोई भी गड़बड़ी हो तो वो इतनी अहम हो जाती है। जो जानकारी मिली है और ख़ासकर वो जो तस्वीर है, उससे हमें इसकी लोकेशन और आसपास की चीज़ों को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये कैवर्नस साइनस आखिर है क्या और होता कहाँ है? जानकारी ये कहती है कि ये पिट्यूटरी ग्रंथि, जो हमारे हार्मोन्स के लिए मास्टर स्विच जैसी है, उसके दोनों तरफ मौजूद वेनस साइनस का एक जोड़ा है। तस्वीर में भी देखें तो हाँ, ये स्फीनॉइड हड्डी के साइनस के ठीक ऊपर और पिट्यूटरी के बिल्कुल बगल में दिख रहा है। हाँ, हाँ, इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है कह सकते हैं। और इसे कैवर्नस यानी गुफा जैसा नाम शायद इसलिए मिला क्योंकि ये कोई एक अकेली नस नहीं है। ये तो कई छोटी छोटी नसों का एक जाल या चेम्बर जैसा है जिसमें खून बहता है। ये हमारे दिमाग से खून वापस ले जाने वाले ड्यूरल वेनस साइनस सिस्टम का ही एक हिस्सा है। तस्वीर में इसकी वो जटिल स्पंज जैसी बनावट साफ दिखती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि से इसकी नज़दीकी भी, वो भी साफ है। अच्छा, और इसका काम क्या है फिर? जानकारी के मुताबिक ये आंखों और दिमाग के ऊपरी हिस्से मतलब सुपरफिशियल कॉर्टेक्स वहां से खून इकट्ठा करता है और उसे फिर गले की मुख्य नस इंटरनल जुगुलर वेन वहां तक पहुंचाता है। सही, ये एक तरह का ड्रेनेज सिस्टम है। खास तौर पर ये हमारी आंखों और ऑर्बिट मतलब आंख के गड्ढे से आने वाली सुपीरियर और इंफीरियर ऑफ्थाल्मिक नसों से खून लेता है, साथ ही स्पीनोपेराइटल साइनस से भी। फिर ये खून आगे पेट्रोजल साइनस के जरिए इंटरनल जुगुलर वेन में चला जाता है और वो नस इसे दिल तक ले जाती है। तो मूल रूप से ये चेहरे और दिमाग के कुछ अहम हिस्सों से इस्तेमाल हुए खून को वापस भेजने का एक जरूरी रास्ता है। हाँ, ये बात तो ठीक है। अब आते हैं उस बात पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया कि इतनी छोटी सी जगह से कितनी सारी महत्वपूर्ण चीजें गुजरती हैं। जानकारी में कई क्रेनियल नर्व्स का जिक्र है। नंबर 3 ऑक्यूलोमोटर, 4 ट्रोक्लियर, फिर 5 के 2 हिस्से V1 ऑफ्थैल्मिक और V2 मैक्सिलरी और नंबर 6 एब्ड्यूसेंस। और इतना ही नहीं, दिमाग को खून पहुंचाने वाली मुख्य धमनी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कुछ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स भी, सब यहीं से। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था कि ये भीड़-भाड़ वाला चौराहा है। ये संरचनात्मक रूप से बहुत अनोखा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम वो मिली हुई तस्वीर को जरा ध्यान से देखें तो ये और साफ होता है। देखिए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और छठी क्रेनियल नर्व CN6 ये तो साइनस के बिल्कुल बीच से गुजर रही हैं, जबकि तीसरी CN3, चौथी CN4 और पांचवी के दोनों शाखाएं CNV1 और V2 वो साइनस की बाहरी दीवार के अंदर चलती हैं। और हाँ, आंखों की पुतली को कंट्रोल करने वाले सिंपैथेटिक फाइबर्स भी कैरोटिड आर्टरी के साथ लिपटे हुए यहीं से गुजरते हैं। इतनी सारी नाजुक और जरूरी संरचनाओं का इतने पास पास होना ही इसे क्लिनिकली इतना संवेदनशील बनाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस चौराहे पर कोई गड़बड़ होती है तो उसका असर तो गंभीर होगा। यहीं पर फिर कैवर्नस साइनस सिंड्रोम की बात आती है ना? जानकारी कहती कि ये तब होता है जब साइनस के अंदर मौजूद इन संरचनाओं पर कोई असर पड़ता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? हाँ, तो जानकारी में 3 मुख्य कारणों का जिक्र है। पहला है मास इफेक्ट, मतलब किसी गांठ या ट्यूमर का दबाव। क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि बिल्कुल बगल में है, जैसा तस्वीर में दिख रहा है, तो अगर उसमें कोई ट्यूमर बनता है, वो बढ़कर साइनस को दबा सकता है और फिर अंदर की नसों और धमनी पर दबाव डाल सकता है। ये एक कारण हुआ। अच्छा। दूसरा कारण है कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला। ये थोड़ी अजीब स्थिति है। इसमें होता यह है कि साइनस के बीच से जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी गुजर रही है और साइनस की जो नसें हैं, उनके बीच एक सीधा कनेक्शन बन जाता है। अक्सर ये सिर में चोट लगने से या धमनी के किसी कमजोर हिस्से एन्यूरिज्म के फटने से होता है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि आर्टरी का जो तेज प्रेशर वाला खून है वो सीधा नसों में जाने लगता है, जिससे वहां दबाव बहुत बढ़ जाता है। ओ। और तीसरा बड़ा कारण है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस।
सीधा सीधा मतलब है साइनस के अंदर खून का थक्का जम जाना, और ये अक्सर किसी इन्फेक्शन के फैलने से होता है, खासकर चेहरे का वो डेंजरस ट्रायंगल वाला एरिया जो कहते हैं। हाँ, नाक के पास वाला। जी, नाक के दोनों तरफ और होंठों के ऊपर का तिकोना हिस्सा, या फिर दांतों का इन्फेक्शन, या पास के साइनस जैसे स्फीनोइड साइनस का इन्फेक्शन, वो यहाँ पहुंच सकता है। पर चेहरे का इन्फेक्शन दिमाग के इतने अंदर तक, जी ये कैसे पहुंच जाता है? ये थोड़ा हैरान करने वाला है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर जानकारी रोशनी डालती है। देखिए, हमारे चेहरे और साइनस की नसों का जुड़ाव सीधा कैवर्नस साइनस से होता है, और इन ड्यूरल वेनस साइनस की खास बात यह है कि इनमें वॉल्व्स नहीं होते जो आमतौर पर बाकी नसों में मिलते हैं। अच्छा, वॉल्व्स नहीं होते। जी, वॉल्व का काम होता है खून को सिर्फ एक दिशा में बहने देना, पीछे जाने से रोकना। अच्छा। अब इनके ना होने का मतलब है कि चेहरे या साइनस का इन्फेक्शन वो खून के बहाव के साथ पीछे की तरफ, यानी कैवर्नस साइनस तक, बिना किसी रुकावट के पहुंच सकता है। ये नसें इन्फेक्शन के लिए एक तरह से खुली हाईवे बन जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो वाकई खतरनाक बात है। तो ठीक है, अगर किसी को ये कैवर्नस साइनस सिंड्रोम हो जाता है तो पता कैसे चलेगा, इसके लक्षण क्या होते हैं? जानकारी में वेरिएबल ऑप्थेल्मोप्लीजिया का जिक्र है, ये क्या होता है? हाँ, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, इसका मतलब है आंख को घुमाने वाली मांसपेशियों का लकवा या कमजोरी। इसे वेरिएबल यानी बदलता हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स तीसरी, चौथी या छठी और कितनी ज्यादा प्रभावित हुई हैं। जानकारी खास तौर पर तीसरी और छठी नर्व का जिक्र करती है। अच्छा। जैसे छठी नर्व CN6 एब्ड्यूसेंस, उसका मुख्य काम ही आंख को बाहर की तरफ घुमाना है। तो अगर वो दब जाती है या डैमेज होती है तो आंख बाहर की तरफ नहीं घूम पाती। इसे लैटरल गेज पाल्सी कहते हैं। तीसरी नर्व CN3 ऑक्यूलोमोटर, वो आंख को ऊपर, नीचे और अंदर की तरफ घुमाने के साथ साथ पलक उठाने का काम भी करती है। तो अगर वो प्रभावित होती है तो आंख ठीक से घूम नहीं पाती और पलक गिरी हुई रह सकती है। चौथी नर्व CN4 ट्रॉक्लियर आंख को नीचे और अंदर की तरफ देखने में मदद करती है। तो इन नसों पर असर आने से आंखों की मूवमेंट में अलग-अलग तरह की दिक्कतें दिखती हैं। ठीक है, आंखों की मूवमेंट के अलावा और क्या लक्षण हो सकते हैं? हाँ, जानकारी बताती है कि कॉर्निया, जो आंख की बाहरी पारदर्शी सतह है, उसकी सेंसेशन यानी महसूस करने की क्षमता कम हो सकती है। ऐसा तब होता है जब पांचवी क्रेनियल नर्व की पहली शाखा CNV1 ऑफ्थेल्मिक प्रभावित होती है, क्योंकि यही नर्व कॉर्निया को सेंसेशन देती है। अच्छा। इसके अलावा हॉर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है। याद है वो सिंपैथेटिक फाइबर्स जो कैरोटिड आर्टरी के साथ चल रहे थे? हाँ हाँ, आपने बताया था। जी, तो अगर वो डैमेज होते हैं तो हॉर्नर सिंड्रोम होता है। इसके लक्षणों में एक तरफ की पुतली का सिकुड़ जाना, मियोसिस, उसी तरफ की पलक का थोड़ा गिर जाना, टोसिस, और चेहरे के उस हिस्से पर पसीना कम आना, अनहाइड्रोसिस शामिल हैं। ओके। और जानकारी ये भी कहती है कि कभी-कभी पांचवी नर्व की दूसरी शाखा CNV2 मैक्सिलरी के प्रभावित होने से मैक्सिलरी एरिया यानी ऊपरी जबड़े और गाल के आसपास के हिस्से में वहां भी सुन्नपन या सेंसेशन कम, डिक्रीज्ड मैक्सिलरी सेंसेशन महसूस हो सकता है, क्योंकि ये नर्व साइनस की बाहरी दीवार में होती है। तो हम देख सकते हैं कि सारे लक्षण सीधा सीधा साइनस के अंदर या उसकी दीवारों में मौजूद संरचनाओं के प्रभावित होने से जुड़े हैं। हाँ, अब बिल्कुल साफ हो गया। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, कैवर्नस साइनस दिमाग के बेस में पिट्यूटरी ग्रंथि के पास मौजूद नसों का एक जटिल नेटवर्क है। ये एक बहुत अहम चौराहा है जहां से कई जरूरी क्रेनियल नर्व्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, V1, V2, सिक्स्थ, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और सिंपैथेटिक फाइबर्स गुजरते हैं, और ये आंखों और दिमाग के कुछ हिस्सों से खून वापस ले जाने का काम करता है। बिल्कुल। और कैवर्नस साइनस सिंड्रोम एक गंभीर स्थिति है जिसमें इसी चौराहे पर मौजूद संरचनाओं पर असर पड़ने से लक्षण दिखते हैं, जैसे आंखों का ठीक से ना घूमना, चेहरे पर सुन्नापन, हॉर्नर सिंड्रोम वगैरह। इसका मुख्य कारण, जैसा हमने देखा, ट्यूमर का दबाव, आर्टरी और वेन के बीच असामान्य कनेक्शन यानी फिस्टुला, या इन्फेक्शन के कारण खून का थक्का जमना यानी थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं। और हाँ, वो वॉल्व ना होने की वजह से चेहरे का इन्फेक्शन यहाँ आसानी से पहुंच सकता है, जो इसे खास तौर पर खतरनाक बनाता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। सच में ये सोचना ही कमाल का है कि शरीर ने इतने सारे नाजुक और जरूरी तारों, मतलब नसों और धमनी को एक इतनी छोटी सी जगह में कैसे पैक कर दिया है। ये बाकी शरीर की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। हाँ, और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि शरीर में सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है, कितना इंटरकनेक्टेड है। एक जगह,
खासकर चेहरे जैसी बाहरी जगह पर हुआ कोई मामूली सा दिखने वाला इन्फेक्शन भी इनवॉल्व रहित कनेक्शनों की वजह से दिमाग के इतने अंदरूनी और महत्वपूर्ण हिस्से तक पहुंचकर कितना बड़ा और गंभीर असर डाल सकता है। शरीर के इन जटिल अंतर संबंधों और उनके क्लिनिकल महत्व को समझना ये वाकई बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे कैवर्नस साइनस की अहमियत और उसकी जटिलता को समझने में काफी मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।